हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की और चैप्टर चल रहा है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम। परमाणु की संरचना पर हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे टॉपिक अभी तक आप लोगों ने पढ़ लिए हैं। आज के सेशन में कुछ और नए टॉपिक्स पर हम लोग बात करेंगे। परमाणु की संरचना में सबसे पहले तो आपने उसका कॉन्सेप्ट समझा था, परमाणु वर्ड आया कहाँ से। देन यहाँ पर सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिसमें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखा था। ठीक है ना, कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई और क्या क्या चीजें वहां से निकल कर आई थी। आपकी कैथोड रे एक्सपेरिमेंट की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे, जहां पर कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में आपका इलेक्ट्रॉन खोजा गया था, जो कि चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज उस पर आपको को देखने को मिला। फेराडे के द्वारा ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। देन जो उन्होंने वहां पर कैथोड रेज देखी, उनको फर्दर आपका नाम दिया गया था थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन की खोज की बात भी होती है तो उसका श्रेय थॉमसन को जाता है। ठीक है ना। देन यहाँ पर थॉमसन के द्वारा E/M रेशियो आपका दिया गया था। E/M रेशियो जो है यहाँ पर वो थॉमसन के द्वारा दिया गया था। बेसिकली ये क्या है, ये चार्ज है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश और उसका द्रव्यमान जो होगा, उन दोनों का अनुपात। और आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बस बताया गया है कि इन दोनों के द्रव्यमान और अनुपात, दोनों का जो अनुपात है यहाँ पर, वो उसका मान यहाँ पर निकाला गया था। ठीक है ना। चलिए, तो E/M, ME इसको कहा जाता है। ठीक है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश बटे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है ना, इसकी वैल्यू दी गई थी 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। ठीक है, ये मान उन्होंने निकाला था। तो उन्होंने बेसिकली क्या किया था, जो कैथोड एक्सपेरिमेंट आपका चल रहा था ना, उसमें उन्होंने विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र लगा करके आपका डिफ्लेक्शन देखा था। तो क्या हो रहा था, जो आपकी सीधी जा रही थी ये कैथोड रे, कैथोड से निकलने वाली कैथोड रे थी, यहाँ आपका स्क्रीन थी, तो इस पॉइंट पर आपका मिल रही थी। यहाँ विद्युत क्षेत्र लगा दिया तो वो जो रे है वो डिफ्लेक्ट हो रही थी इस प्रकार से। ठीक है ना। और क्या लगा दिया आपने, चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया इस प्रकार से, तो चुंबकीय क्षेत्र लगाने से तो इस प्रकार से डिफ्लेक्ट हो रही थी। तो A, B, C यहाँ आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा था अलग अलग पॉइंट पे। किसका, जो आपकी कैथोड रे है उसका। सो इन 1897 ब्रिटिश फिजिसिस्ट J. थॉमसन मेजर द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज टू द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, उन्होंने क्या किया कि जो इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिकल चार्ज है, ठीक है ना, उसका आवेश है और उसका जो द्रव्यमान होगा, उन दोनों का जो अनुपात है वो मेजर किया। और उनका अनुपात कितना है, इतना है 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। बाय यूजिंग कैथोड रे ट्यूब एंड अप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज टू दी पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कब हुआ, जब उन्होंने विद्युत धारा और आपका जो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है वो अप्लाई किया। ठीक है ना। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट उनका था, देख रहे हैं, अप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो विद्युत क्षेत्र था और चुंबकीय क्षेत्र है वो एक दूसरे के क्या थे, परपेंडिकुलर थे, इस तरह से उन्होंने लगाया। तो ये आपको विद्युत क्षेत्र दिख रहा है यहाँ से जो लग रहा है, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर आपका क्या लगाया गया है, इस प्रकार से। ठीक है ना, इसके ऊपर क्या लगाया गया है आपका, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र लगाया गया है। तो ये लगाने पर उनको क्या क्या दिख रहा है, देखो विद्युत क्षेत्र अप्लाई करते हैं तो ए पर आपका डेविएशन देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि कैथोड रे आप क्या क्या थी, नेगेटिवली चार्ज थी। अब इधर आपका पॉजिटिव चार्ज है ना, जो विद्युत क्षेत्र है उसका पॉजिटिव टर्मिनल आप कह सकते हैं। तो यहाँ से जब आपकी कैथोड रे ट्रेवल करेगी तो डेविएट हो गया, आकर्षित होगी धनावेश की ओर, तो इधर को वो डिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है। देन आपने जब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई किया तो उसका फिर ये सी की तरफ को आपको डेविएशन देखने को मिलता है कैथोड रे का। ठीक है, तो यहीं से E/ME का मान निकल के आता है, जो था 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर
कीजिए। ठीक है, चलिए, तो हमें क्या मिल गया है, हमें आवेश और द्रव्यमान का अनुपात मिल गया। इसके बाद आपका यहाँ पर होता क्या है, इस प्रकार से आपका डेविएशन आपको देखने को मिल रहा है। देखिए, विद्युत क्षेत्र लगाने पर क्या हो रहा है और चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर क्या हो रहा है। ठीक है ना। Thomson argued that the amount of deviation of the particles from their path in the presence of electrical or magnetic field depends upon the। थॉमसन ने क्या आर्ग्यू किया, उन्होंने बोला कि जो आपकी कैथोड रेज चल रही है ना, द पार्टिकल्स फ्रॉम देयर पाथ, जितनी वो डेविएट हो रही है वो किस पर निर्भर कर रही है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन, किस किस चीज पर निर्भर करे। देन द फर्स्ट वन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज on the particle, greater the magnitude of the charge on the particle, greater is the interaction with the electrical or magnetic field and thus greater is the deflection। क्या बोला गया यहाँ पर, the magnitude of the negative charge on the particle, जो वो कैथोड पार्टिकल है ना, कैथोड रेज भी जिनको बोला जा रहा है, उनका मैग्नीट्यूड कितना है, ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, चार्ज का मैग्नीट्यूड यानी कि मान जितना अधिक होगा, ग्रेटर इज द इंटरेक्शन विद इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, जितना अधिक इलेक्ट्रिकल चार्ज का जितना अधिक आपका वो जो चार्ज पार्टिकल है उसका मैग्नीट्यूड होगा, मान होगा, उतना ही अधिक उसका इलेक्ट्रिकल यानी कि विद्युत क्षेत्र एंड मैग्नेटिक यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में डेविएशन देखने को मिलेगा। समझ रहे हो, सिंपल सी बात। दूसरी चीज उन्होंने क्या बोली, द मास ऑफ द पार्टिकल, लाइटर द पार्टिकल ग्रेटर द डिफ्लेक्शन। ओके, जितना हल्का पार्टिकल होगा उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। ये तो सिंपल सी चीज है, तो हमारे आसपास ही हमें देखने को मिलती है। कभी हवा चलती है तो कोई हल्की चीज होगी तो उसमें ज्यादा डिफ्लेक्शन होता है, वो ज्यादा दूर तक गिरेगी या आपका ज्यादा इधर उधर हिलेगी डुलेगी। समझ रहे हो। और जो भारी कण होते हैं, भारी चीजें होती हैं, उनको हवा उतनी आसानी से डिफ्लेक्ट नहीं कर सकती उनके मार्ग से या फिर हटा नहीं सकती कहीं पर से। तो वही बोला जा रहा है, द मास ऑफ द पार्टिकल, ये कण के जो पार्टिकल है उसके भार पर भी निर्भर करेगा। जितना हल्का होगा पार्टिकल उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना। देन द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, आपका विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, स्ट्रेंथ कितनी है उसकी, इस पर भी निर्भर करेगा। ओके, the deflection of electrons from its original path increases with the increase in the voltage across the electrodes or the strength of the magnetic field। ठीक है ना। जितना ज्यादा वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा उतना ज्यादा आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, और जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी उससे भी आपका डिफ्लेक्शन बढ़ेगा उसके ओरिजिनल पाथ से किसी और। ठीक है ना। when only electric field is applied, the electrons deviate from their path and hit the cathode ray tube at point A। ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, पॉइंट A है, ये पॉइंट आपका C है, ये B। ठीक है। क्या कहा गया यहाँ पर, जब आपका सिर्फ इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाया जाता है, केवल विद्युत क्षेत्र लगाया गया, उस केस में आपका जो कैथोड रे जो सीधी चल रही थी वो एक्चुअल में होता क्या है, इस A पे जाके स्ट्राइक करती है। देखो, ये कैथोड है, ये एनोड है। एनोड में क्या किए गए हैं, छिद्र किए गए हैं, और यहाँ आपकी क्या लगाई गई है, स्क्रीन लगाई गई है। ठीक है ना। देन similarly when only magnetic field is applied, electron strike the cathode ray tube at point C। ठीक है ना। क्या कहा गया है, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया है तो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जो कैथोड रेज है वो स्ट्राइक करेगी कहां पर, आपका C पॉइंट पर। ओके, by carefully balancing the electrical and magnetic field strength, it is possible to bring back the electron to the path followed as in the absence of electric or magnetic field and they hit the screen at point B। क्या कहा गया है यहाँ पर कि इस तरह से दोनों चीजों को बैलेंस किया गया, दोनों चीजों यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से बैलेंस किया गया। सिंपल सी बात है, देखो पहली चीज समझो, इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई किया गया तो जो कैथोड रे चल रही थी उसने ए पर स्ट्राइक किया। ठीक है ना, ऊपर को चली गई आपकी। जब सिर्फ केवल मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया तो वो सी पर आ गई। अब कह रहे हैं कि दोनों को अप्लाई किया जाएगा और इस तरह से बैलेंस किया जाएगा कि जिस प्रकार से जब कोई भी क्षेत्र नहीं था, ना ही विद्युत क्षेत्र था ना ही आपका चुंबकीय क्षेत्र था, तब आपकी कैथोड रे कैसे कर रही थी ट्रैवल, सीधी रेखा में आपका गमन कर रही थी। तो मार्ग उसका कैसा था, सीधा था।
तो दोनों को इस तरह से बैलेंस किया गया कि अब उसका जो पाथ होगा वो फिर से सीधा होगा, यानी कि वो बी पर जाकर आपका स्ट्राइक करेगी। बाय कैरिंग आउट एक्यूरेट मेजरमेंट on the amount of deflections observed by the electrons on the electric field strength और magnetic field strength। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखो ज्यादा कुछ समझने की चीज नहीं है, सिंपल सी बात है। जो आपने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट देखा था वहां इलेक्ट्रॉन निकल कर आपके आया था, एक कैथोड रे निकल कर आई थी फैराडे के अकॉर्डिंग, जिसको थॉमसन ने क्या बोला था कि इसको इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। ठीक है, देन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है और उसका जो द्रव्यमान है उन दोनों का अनुपात हमें थॉमसन ने यहाँ पर बताया। ठीक है ना, अब उस पर चार्ज कितना है ये हमें आर.ए. मिलिकन के द्वारा बताया गया। उनका ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट एक एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट आपका सिलेबस में नहीं है, लेकिन सिर्फ बताया गया है कि ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जो है उसके थ्रू उन्होंने क्या किया, यहाँ पर आवेश का पता लगाया कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना आ रहा है, और उसके बाद जब हमें उसके आवेश और द्रव्यमान का अनुपात हमारे पास है, यानी कि क्या है हमारे पास E/mE है, जो कि किसके द्वारा दिया गया था, थॉमसन के द्वारा दिया गया था। इसकी वैल्यू है हमारे पास 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर केज। ठीक है, और मिलिकन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें क्या किसका मान बताया, ई का मान बताया, जो कि था आपका -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, देखो ये तो हमें पता था कि नेगेटिवली चार्ज है वो पहले से ही जब कैथोड एक्सपेरिमेंट हुआ था, लेकिन चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, मान कितना है, वो यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट से पता चला। देन जब ई हमारे पास है और इन दोनों का आवेश हमारे पास है, E/me इज इक्वल टू कितना है आपका 1.75 इंटू 10⁻11। ठीक है ना, ई का मान भी है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19 अपॉन 1.75 इंटू 10⁻11। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये 1.6072 समथिंग ये आपका, अब जो आप लोग मान लेते हैं 1.62 भी मानते हैं कहीं कहीं, इसको आप निकालेंगे तो कितना आएगा, यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है ना, ओके चलिए अब समझिए क्या क्या था। चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, आवेश कितना है इलेक्ट्रॉन पर, R.A. मिलिकन 1868 टू 1953, जो उनका पूरा जितने सालों तो वो जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय बताया गया है। डिवाइस द मेथड नोन एज ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना, ये उनका एक्सपेरिमेंट था इन 1906 टू 14 के आसपास उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया टू डिटरमिन द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। क्यों किया गया कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या है उसका निर्धारण करने के लिए। ओके, ही फाउंड that the charge on the electron to be minus 1.10 to the power minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. The present accepted value of electrical charge is minus 1.6022 into 10 to the power minus 19 coulomb. The mass of the electron me से जिसको बताया गया है was determined by combining these results with Thomson's value of E/me ratio, जो कि आपका यहाँ पर आया था। E/me ratio कितना आया था आपका, ये आया था 1.75 इंटू 10⁻11। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या किया गया, इस वाले को कर लेंगे आप लोग। ठीक है ना, जो मैंने अभी आपको सॉल्व करवाया, उन्होंने क्या किया, जो चार्ज था
और जो Me यानी कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उन दोनों का रेशियो आ गया था 1.75 इंटू 10⁻11 थॉमसन का। और हमें मिलिकन ने क्या बता दिया था, आवेश बता दिया था, किस पर, यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन का आवेश है वो बता दिया था। तो आवेश है हमारे पास और आवेश और द्रव्यमान का अनुपात है, तो वहां से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, द्रव्यमान आपका कैलकुलेट कर लिया। तो क्या है ये, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। चलिए लिखिए, जो लोग हिंदी में पढ़ते हैं, RA मिलिकन ने, RA मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन पर आवेश के निर्धारण के लिए तेल बूंद विधि का प्रयोग किया। ठीक है ना। अब ये तेल बूंद विधि है क्या, इसके बारे में क्या क्या था, ये सब हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमें पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है इसको। ठीक है ना, बस समझ लीजिए कि तेल बूंद विधि जो थी उसका प्रयोग किया गया इलेक्ट्रॉन पर आवेश निकालने के लिए। ठीक है ना, फिर भी आपको अपने नॉलेज के लिए पढ़ना है तो बुक के एक साइड में कॉलम में इसके बारे में समझाया गया है, तो आप अपने नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश किससे बताया, RA मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन पर आवेश के निर्धारण के लिए तेल बूंद विधि का प्रयोग किया। देखो ध्यान से समझो क्या बोला गया था। सबसे पहले पदार्थ के बारे में बोला, जो मैंने आपको फर्स्ट सेशन जब हमारे चैप्टर का चल रहा था एक बॉक्स से समझाया कि ये पदार्थ है क्योंकि इसमें द्रव्यमान है और ये आपका आयतन घेरता है या स्थान घेरता है। ठीक है, तो ये पदार्थ यानी कि मैटर की आपका कैटेगरी में आएगा। ओके, देन हमने क्या देखा कि फर्दर जब धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट आगे बढ़े, स्टडीज हुई, तो उनसे क्या निकल कर आया, उनसे ये निकल कर आया कि जो परमाणु है, जिसको डाल्टन की थ्योरी में हमने क्या बोला था, इनडिविजिबल पार्टिकल एंड द स्मॉलेस्ट वन। ठीक है ना, क्या बोला, एक तो अविभाज्य कण है और दूसरा सूक्ष्मतम भी है। लेकिन एक कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया गया फेराडे के द्वारा, जिसमें उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक ग्लास ट्यूब ली थी, ठीक है ना, जिसको कि आपने देखा था, जिसके अंदर उन्होंने 2 मेटल की इलेक्ट्रोड लगाई थी, देन उस पर बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज लगाया गया था। उस ग्लास ट्यूब को उन्होंने क्या कर दिया था, वैक्यूम पंप से उससे सारी जो वाष्प दाब था जो उसके अंदर, वो कम कर दिया था, वो आपने देखा था, जो भी गैस थी वहां पर। देन उसके बाद जब हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया, तो हाई वोल्टेज अप्लाई करने से क्या हुआ होगा, जो कैथोड थी, 2 मेटल की इलेक्ट्रोड थी, एक कैथोड बनी, एक आपकी एनोड बनी। कैथोड कौन सी थी, आपकी निगेटिवली चार्ज थी, और एनोड आपकी कौन सी थी, पॉजिटिवली चार्ज थी। ठीक है ना, इस प्रकार से इसमें समझिए। तो यहाँ पर क्या हुआ था, जो कैथोड थी आपकी वो नेगेटिवली चार्ज थी, यहाँ देखिए, देन ये पॉजिटिवली चार्ज है आपका। जब हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया, हाई वोल्टेज अप्लाई करने से करंट फ्लो हुआ होगा और विद्युत धारा प्रवाह हुई आपकी, देन इससे आपकी जो कैथोड है उससे इलेक्ट्रॉन निकले। क्या हुआ, वहां से इलेक्ट्रॉन निकले। इलेक्ट्रॉन तभी फेराडे को पता नहीं था कि वो इलेक्ट्रॉन है, बेसिकली वहां से निकले आपके चार्ज पार्टिकल या रेज, उन्होंने पहले पहले उनको नाम दिया। ठीक है ना, किरणें निकली, आवेशित किरणें निकली। उन आवेशित किरणों में यहाँ गैस थी, तो गैस के कण थे, उन गैसों को भी क्या कर दिया था, आयनित कर दिया था। ठीक है, देन क्या हुआ उसके बाद, यहां पर धीरे धीरे वो किरणें आगे को बढ़ी। फिर हमने देखा कि एनोड से वो किरणें पीछे एक क्या लगाई गई थी, एक आपका फ्लोरिसेंट या फॉस्फोरिसेंट आपकी स्क्रीन का यूज किया गया था, जो बेसिकली क्या करेगी, जब उस पर लाइट पड़ेगी तो वो चमक उत्पन्न करती है। जैसे कि आपने देखा होगा रात को जब हम ट्रेवल करते हैं, रोड के किनारे जो आपके पोस्ट लगे होते हैं छोटे छोटे, जब गाड़ी की लाइट उन पर पड़ती है तो वो चमकने लग जाते हैं, है ना। उसी प्रकार से जिंक सल्फाइड हमने बोला, एक स्क्रीन लगाई गई कि वहां पर रेज गई
और उन्होंने चमक उत्पन्न की, क्योंकि वो रेज दिखाई नहीं दे रही थी। जब वो कैथोड से निकली तो वो अपने आप में विजिबल नहीं थी, समझ रहे हो? वो किरणें निकली और चमक सीधे यहाँ उत्पन्न हुई। फिर उन्होंने क्या किया, छिद्रदार एनोड का यूज किया कि छेद करके देखा उन्होंने एनोड पे, या स्लिट बनाकर देखा। तो क्या पाया, कैथोड रेज जो थी वो आपकी स्ट्रेट जो पाथ है, यानी कि सीधा जो मार्ग है उस पर गमन कर रही थी। इसके बाद उन्होंने यहाँ पर एक कोई वस्तु रख दी, उसकी परछाई फिर बनी, उससे भी ये क्लियर हुआ कि जो आपका क्या है कैथोड रेज है वो सीधा गमन कर रही, समझ रहे? फिर इस तरह का व्हील लगाया, उससे क्या हुआ, व्हील आपका रोटेट हुआ, इससे भी आपका पता चलता है कि ये कण है और इनमें चार्ज है। देन इलेक्ट्रिकल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया, जो हमने थॉमसन के केस में भी देखा, जिससे कि डेविएशन हुआ। फर्दर जब इसके बारे में और स्टडी हुई तो थॉमसन ने इनको इलेक्ट्रॉन नाम दिया। फेराडे क्या बोल के चल रहे थे, फेराडे बोल रहे थे कि वो नेगेटिवली चार्ज रेज है, जिनको कैथोड रेज बोल रहे थे, ठीक है ना, कैथोड किरणें, जिनको बाद में थॉमसन ने क्या नाम दिया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नाम दिया। फिर उन्होंने क्या किया, वो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज था, यानी कि आवेश था, और द्रव्यमान था, उसका अनुपात बताया कि इतना अनुपात होगा दोनों का। अब हमारे पास अनुपात आ गया था, अनुपात हमें ज्ञात हो गया था, तो मिलिकन ने फिर वो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया, और उस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से उन्होंने बोला कि जब हमारे पास यहाँ पर चार्ज है इसका, ठीक है ना, चार्ज और आपका एमई का, जो कि किसके द्वारा दिया गया था, थॉमसन द्वारा, थॉमसन ने सजेस्ट किया था, इसकी वैल्यू थी हमारे पास 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी, ठीक है ना। देखो चार्ज आपका कूलम में और द्रव्यमान आपका केजी में, तो कूलम पर केजी, ये हमारे पास आवेश और द्रव्यमान का अनुपात था जो थॉमसन के द्वारा दिया गया था। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट पर पाया इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो कितना होता है आपका, उनके द्वारा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, इतना आवेश होता है, ठीक है ना। अब क्या किया गया, अब उन्होंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन का आवेश हमारे पास है और थॉमसन के द्वारा आवेश और द्रव्यमान का अनुपात है, तो यहाँ वैल्यू हम रख देते हैं ई की, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम ई आ जाएगा। तो एम ई इज इक्वल टू क्या हो गया था, 1.6 इंटू 10⁻19 अपॉन 1.75 इंटू 10⁻11 इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻13 1, और क्या हो जाएगा, ये है आपका कूलम, ये है कूलम पर केजी, तो आपका यहाँ पर कूलम से कूलम हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, केजी, ठीक है। और वैसे भी आपको पता है द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है, किलोग्राम ही होता है, ठीक है। चलिए, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है, प्रोटॉन्स की बात करेंगे, एनोड रे एक्सपेरिमेंट आएगा, वहां पर आपका प्रोटॉन की खोज हुई। देन न्यूट्रॉन की खोज कहाँ हुई, न आपका एनोड रे एक्सपेरिमेंट में हुई, ना ही कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में। क्यों नहीं हुई, क्योंकि उस पर कोई चार्ज ही नहीं था, समझ रहे हो, इसीलिए वो कहीं छुप के बैठा हुआ था जब ये वाले एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, एनोड रे और कैथोड रे। लास्ट में चैडविक के द्वारा आपका न्यूट्रॉन की खोज होती है, ठीक है ना। बहुत सारे एटॉमिक मॉडल्स भी अभी हमें पढ़ने हैं, बहुत कुछ है इस चैप्टर में, यहाँ तक चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेंगे। आने वाले सेशन में कुछ और नए टॉपिक्स पर हम लोग बात करेंगे, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।